भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151755। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। आज एक बड़ा विषय लेके आए हैं कि भंडारा जिले में लेआउट को लेकर अफड़ा तफड़ी बनी हुई है। जो पुराने लेआउट थे जिसमें ओपन स्पेस रहती थी, रोड रहते थे, हालांकि वो लेआउट को लेकर आज चरण भाऊ से हम खास मुलाकात करने आए हैं। माजी आमदार चरण भाऊ, इन्होंने इस विषय को लेकर बड़ा विषय उठाया है। जो भंडारा जिले में जो पुराने लेआउट होते थे जिसमें ओपन स्पेस हो गई, रोड हो गए, ऐसे मसले को लेकर फेरफार किया गया है, उन जगहों को बेची गई है जो शासकीय जगह है। आज जानते हैं कि क्या इसका मुद्दा है, क्या इसका माजरा है, ये सारी चीजें जानते हैं। चरण भाऊ, खूब खूब धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है। क्या बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह के मुद्दे को आपने लेकर उठाया है? भंडारा शहर में प्रभाग 11 में रेलवे पटरी को लग के राष्ट्रीय मार्ग के पीछे एक बांधकाम विभाग कर्मचारी गृह निर्माण संस्था है, उसका जूना लेआउट था। वो लेआउट में जो ओपन स्पेस जगह छोड़े थे उसमें भी वो जगह बेची गई। मुझे ऐसा लगता है क्या इन्हें टीपी के NOC के हिसाब से अगर रजिस्ट्री हुई रहती तो उसमें गैर प्रकार नहीं हुआ रहता, पर एक तरफ सक्षम अधिकारी एने देने वाला अलग और टाउन प्लानिंग वाला अलग, और दोनों के हिसाब से अगर उनके जो निकष की पूर्तता किए तो ये बेचे नहीं सकते थे, और बेचने के बाद भी उसका फेरफार नहीं होना चाहिए। अब फेरफार करता है महसूल विभाग, एने करता है महसूल विभाग, टीपी देता है टाउन प्लानिंग, और दोनों तीनों और भूमि अभिलेख उसमें अलग, जमीन मोजने का काम वो करता है। अब जब ओपन स्पेस की जगह बेच ही नहीं सकते, वो नगर परिषद को हैंडओवर होती है, तो उसकी रजिस्ट्री हुई कैसी है, एक विषय है, उसके लिए चौकसी की डिमांड की है। दूसरा एक विषय है नागपुर गृह निर्माण संस्था नागपुर, ये विदर्भ हाउसिंग कॉलोनी जो गणेशपुर तकियावाड़ प्रभाग 11 में है, उस वही लेआउट में भी वही पोजीशन है। तीसरा भैयाजी नगर खातूर भंडारा भूमापन क्रमांक 1048 पंजीह नंबर 16, उसमें जो लेआउट है जमीन मालक ने ओपन स्पेस की जगह बेच डाला। ऐसे भंडारा शहर में बहुत सारे जगह है जिनको लेके हम कलेक्टर को निवेदन दिए हैं, और कलेक्टर ने इसके ऊपर चौकसी करके कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो और जिले में लगाम लगाने। जब देवेंद्र फडणवीस, जब मैं विधायक था उस समय वो CM थे, आज भी CM है, उस समय उन्होंने एक GR निकाला था। वो GR ऐसा था कि जब तक के टाउन प्लानिंग की NOC मिलती नहीं तब तक बांधकाम की परमिशन देना ही नहीं चाहिए। अब टाउन प्लानिंग की NOC इसलिए जरूरी थी उस समय कि बहुत सारे जगह ओपन स्पेस के जगह लोगों ने रजिस्ट्री करके अपना मालकी हक जताए, इंक्लोजमेंट किए, और बाद में उसको नंबर 1 में दिखा के बांधकाम की परवानगी लेना बगैर टाउन प्लानिंग के NOC से, वो जब सरकार के ध्यान में आई तो उन्होंने वो कंडीशन डाले थे। अभी मुझे पता नहीं कि वो कंडीशन फॉलो हो रही क्या नहीं हो रही। अभी भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, जब उनकी सरकार है, उनके मुझे जागरूक महसूल मंत्री जिनके हाथ में ये सब खाता है, 4 दिन पहले भंडारा में आ चुके हैं, और भंडारा में आने के बाद उन्होंने जनता दरबार बुलाए थे, बहुत सारे लोगों की समस्या सुने, पर अगर ये उनके ध्यान में कोई किसी ने लाया कि नहीं मुझे शंका है, पर हमने कलेक्टर के ध्यान में लाए हैं, कलेक्टर ने इसकी चौकसी करना चाहिए। वो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पुराने जो लेआउट थे उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान बना लिए हैं, अभी पूरा ओपन स्पेस में ये बांधकाम हो गया, तो फिर उनका किस तरह से उनको मालकी हक देना चाहिए। शासन ने उनके ऊपर जो कुछ भी दंड आकर के मालकी हक देना चाहिए, नहीं तो अगर दे नहीं सकते तो उनके लिए उनकी पर व्यवस्था करना चाहिए। जिन लोगों ने उनको बेचे, उनकी दिशा भूल की है, उनसे वसूल करना चाहिए। और पुराने कुछ जगह ऐसी देखा गया है कि पुरानी जो जगह रहती है वहाँ पर रोड भी बेच दिया गया है, यहाँ पर लोगों को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। जो पहले इसमें टीपी में 20 फुट का रोड रहता था उसको 10 फुट का बना दिए, 8 फुट का बना दिए। शासन निर्णय इतना कड़क है कि एक लेआउट में अगर 20 प्लाट है
तो 1 बाय 1 पहले जो प्लाट पहले बेचेंगे उसका फेरपर एक प्लाट का होगा, पूरे जमीन का नहीं होगा। दूसरा प्लाट बेचेंगे, दूसरे का फेरपर होगा। तीसरा बेचेंगे, तीसरे का होगा। चौथा नहीं बिका, पांचवा बेचेंगे तो पांचवे का होगा। ये जो हेराफेरी होती थी, म्हणजे कोई भी जगह बेचो वो लेआउट की और उसके नाम से फेरफार करो। अभी वैसा नहीं है। शासन लेआउट में जो प्लाट है उसी नाम से फेरफार होगा, ओपन जगह फेरफार हो ही नहीं सकती। पर ये जो पुरावे आए हैं और प्रकरण उगड़ किसा है, तो इसमें जब तक कलेक्टर चौकसी करेंगे नहीं पूरे यंत्रणा के साथ, तब तक पता नहीं चलेगा। वो तो ये जो विषय जो आपने उठाया, ये सैंक्शन लेआउट है कि पुराने एने करे हुए लेआउट? ये पूरे शासन है, पर मुझे शंका ये है कि टीपी की एनओसी नहीं होंगी। अगर टीपी की एनओसी कंपलसरी दिए रहते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी हेराफेरी हुई रहती। नए लेआउट में तो बिल्कुल टीपी के एनओसी के बगैर परमिशन मिलती ही नहीं, और बांधकाम की भी परमिशन नहीं मिलती। बांधकाम करने के लिए भी टीपी की एनओसी होना, एने के लिए भी टीपी की एनओसी होना। अभी जैसे बीच में महसूल मंत्री आए थे बावनकुड़े जी, तो उन्होंने बताया कि टुकड़ा कायदा किया है, जो भी लोगों ने कम रेट में कायदा के लिए है। टुकड़ा कायदा जो आधी एकड़ जमीन बेच नहीं सकते, आधी एकड़ से नीचे, उसके लिए कायदा बनाया। खेती के लिए, प्लाट के लिए क्या बनाया? नहीं, तो उन्होंने प्लाट का भी बताया। जिन लोगों ने प्लाट लेके रखे हैं, पैसे जिन लोगों के गुनते हुए, जिनके नाम पर नहीं हुआ, ऐसी ओपन स्पेस की कई जगह जो उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसको भी करके देगा सब। जिनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई है और वो अगर ओपन स्पेस जगह उस लेआउट में है, तो ऑलरेडी अगर नगर परिषद के कार्य क्षेत्र में होंगी तो नगर परिषद को हैंडओवर हुई होंगी, ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में होंगी तो ग्राम पंचायत को हैंडओवर हुई होंगी। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड पे अगर ग्राम पंचायत के नाम से जगह है तो खाजगी आदमी को बेच कैसे सकता? हाँ, उसके लिए एनए होने के बाद 4 साल के अंदर और परमिशन लेना पड़ता है, और 4 साल के ऊपर ये सब प्लाट को हो चुके हैं लेआउट को। 4 साल के ऊपर जिसको हुआ है वो बेच ही नहीं सकते और सुधारना भी नहीं कर सकते लेआउट में। तो मुझे ये बताइए कि जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा विषय बना हुआ है कि जहां पर ओपन स्पेस की जमीन को या नक्शे में हेरा फेरी कर कर उन्होंने वो प्लाटों को बेच दी। जैसे कैसा होता था कि पहले नक्शा पास नहीं किया जाता था, तो एक नक्शा बनाते थे, फिर ओपन स्पेस को करके दूसरा नक्शा बनाते, तो फिर इन लोगों का क्या हुआ, कैसे हुआ? वो कैसा, वो जो गुंटेवारी एनए करते थे उसमें टीपी की एनओसी नहीं लगती थी। अभी सभी जगह टीपी की एनओसी पर कंपलसरी की है। टीपी तो 10 बार तो चेंज नहीं करवाएंगा। 4 साल के अंदर कोई लेआउट में अगर कुछ बांधकाम नहीं किए, उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो 4 साल के अंदर चेंज कर सकते, वही उनके लिए छूट है। बगैर मंजूरी लिए वो कर ही नहीं सकते। मैंने खुद का भी लेआउट गिराया मेरे गांव में टूरिज्म का, तो मुझे उसका पता है पूरा। तो वो कई जगह कैसा हुआ है कि अभी जैसे उनके ओपन स्पेस की जगह या कोई भी जगह उनके पास में बची हुई है, तो अभी ये गुंठेवारी एने कर लेते हैं उसकी, वो जगह की, और वो जगह को फिर बनाकर बेचते हैं उन लोग। क्योंकि जैसी कोई जगह ओपन स्पेस, नगर परिषद में टाउन प्लानिंग के स्थापना के लोग हैं, उनको वो निकस लागू है। जो टाउन प्लानिंग के रूल है वो फॉलो उन्होंने करना चाहिए गुंटेवारी देते समय। अगर वो नहीं करते होंगे तो चौकसी में आएंगे, और दोषी होंगे तो कार्रवाई होंगी। कौन दोषी रह गए इसमें? जो सक्षम अधिकारी है, जिन लोगों ने, जिनकी जवाबदारी थी, उन लोगों ने अगर समझो गलत काम किए होंगे तो वो दोषी रहेंगे। उसमें सीओ भी आएगा, नगर परिषद के टाउन प्लानिंग के लोग भी आएंगे, जिन जिन लोगों ने एनओसी दिए वो सब उसमें आएंगे। तो ऐसी कितनी जगह आपने शासन को ये बताइए? शहर में ये 5 साल के पहले 75% लेआउट गिरे हैं। 5 साल के पहले जो भी शहर में ये है, और 75% लेआउट में ऐसी पोजीशन है। जमीन चोरी के प्रकरण हुए हैं और वो चोरी करके उनको बेचे गए हैं। प्लाट वाइज फेरफार हुए नहीं करके ये पोजीशन दिख रही है अपने को। ओपन स्पेस जगह नहीं दिखेंगी, और कई जगह तो ऐसा है कि जो लेआउट मालक पॉलिटिशियन है, उन्होंने सरकारी निधि भी वहां खर्च की है, जबकि टाउन प्लानिंग के रूल के हिसाब से वो जमीन को पूरा उनको ही डेवलप करना है, रास्ते उनको निकालना है, नाली उनको निकालना है। अभी तो तुमने पूरे शहर में देखे होंगे लेआउट में तो सरकारी निधि खर्च हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। वो प्लाट की बिक्री होने के पहले पूरा डेवलप होना चाहिए, लेआउट, रास्ते होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, यूटिलिटी पूरी जाना चाहिए वहां पे। ऐसा है। तो आप देख सकते हैं कि लेआउट के मुद्दे को लेकर चरण भाऊ ने एक बहुत बड़ा मसला उठाया है, जिसको लेकर शासन पे जवाब मांगा है कि यदि इस तरह का लेआउट में लोगों के साथ में अफड़ा-तफड़ी की जाती है, उनके साथ में धोखा किया जाता है, क्या उन अधिकारियों पर, क्या उन लेआउट धारकों पर कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी उठ रहा है। तो हम चरण भाऊ ये जाएंगे कि क्या लेआउट धारक भी इसमें गलत आएगा कि जिसने लेआउट इस तरह से बेचा है?
नहीं वो तो आएगा, वो तो पहला आरोपी वही होगा और जिसने करा के दिया वो दूसरा आरोपी रहेगा। उसको बुलाएंगे। अगर शासन जैसी शासन की दिशा भूल गया, डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किया होगा, मुझे उसमें चौकसी में तो पहला तो लेआउट धारक आएगा। अब उसमें किसान नहीं फंसना चाहिए बेचारा, जिसने खेती बेचा उसके नाम से वो पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं। राइट हाँ, ये मैं बोलना चाहता था कि पहले क्या होता था कि किसान के नाम से चेनी किए जाते थे और किसान के ही नाम से लेआउट करके उनको बेचा जाता था, और इसमें लेआउट धारक तो सिर्फ उसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसा होगा उनका? वो चौकसी अगर डीप में गई तो कायदा ये बोलता है कि कोई भूमिहीन आदमी खेती खरीदी कर नहीं सकता और कोई भूमिहीन रह के खेती बेच नहीं सकता। अब इसलिए है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, पॉलिटिशियन, ये जो जमीन खरीदी के प्रकरण में घुसे हैं, लेआउट गिराने के चक्कर में वो जमीन को पलटाने के लिए ये धंधा कर रहे हैं। एक्चुअली जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करते समय उनको पहले 7/12 मांगता है, बेचने वाले को भी मांगता है कि तू भूमिहीन नहीं होना चाहिए, और खरीदी करने वाले को इसलिए मांगता है कि तू ओरिजिनल खेती करता है कि बेचने के लिए खेती ले रहा है। अब या तो बेचने के लिए ले रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। भंडारा जिले में ऐसे बहुत सारे म्हणजे जमीन माफिया हैं जिसने बेचने के लिए जमीन खरीदी करके रखे हैं, खेती करने के लिए नहीं। और जमीन की खरीदी बिक्री खाली खेती करने के लिए होती है कानून के हिसाब से, क्योंकि महसूल मंत्री ने ध्यान देना चाहिए। और ये बताइए कि अगर यदि 1000 एकड़ बड़े बड़े नेताओं के पास जमीन है, खरीदी करके क्या खेती कर रहे क्या हो? वो बेचने के लिए खेती लिए नियम से। मुझे ये बताइए कि अगर शासन इस पे ध्यान नहीं देता या आगे चल के कुछ इसका मसला नहीं निकलता तो क्या आगे की पोजीशन रहेगी? अभी ऐसा है कि लड़ाई हमारी एक एक मुद्दे को लेके चालू है। 13 अगस्त को हमने हमारी मंडल यात्रा आ रही ओबीसी की, और उसको लेके हमने एक कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा भी रखे, किसान की कर्ज माफी करो, बोनस दो, ऐसे लेके कम से कम 20-25 मुद्दे को लेके है। तो उसमें हम आगे चल के ये भी विषय लेंगे। अभी चालू है ये विषय, तो शुरुआत की। अभी कलेक्टर इंक्वायरी के लिए उनको मौका देते हैं, इंक्वायरी करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया तो फिर उसके लिए भी लड़ेंगे। काफी अच्छा मुद्दा उठाया है जो लोगों के फायदेमंद है। जिन लोगों को बेवकूफ बनाकर प्लाट बेचा गया है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन चरण भाव ने लेकर उठा है। देखना है कि आगे इस लेआउट में जो घोटाले किए गए हैं उस मुद्दे को लेकर आगे प्रशासन क्या करती है। इसी तरह से हमारे साथ में बने रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज, संपादक, भंडारा। करडी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ग्राम करडी के अम्बेडकर वार्ड निवासी राजेश नीलकंठ गजबीये उम्र 50 वर्ष 5 अगस्त 2025 को घर पर किसी को कुछ भी बताए बिना गायब हो गए। परिजनों ने अपने संबंधित रिश्तेदारों तथा आसपास के गांव में पूछताछ की, लेकिन लापता युवक राजेश गजबीये का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने समीपस्थ करडी पुलिस स्टेशन में 6 अगस्त 2025 को गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के 48 घंटे के बाद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। लापता युवक ने नीले रंग की शर्ट तथा फीके काले रंग की फुल पैंट पहनी हुई थी। गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों ने अपील की है कि फोटो में दिखाई देने वाला व्यक्ति यदि कहीं नजर आए तो 7972207718 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे। आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के आमदार संजय पुराम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांग बंधुओं को ट्राईसाइकिल वितरित कर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। 2014 के विधानसभा चुनाव में संजय पुराम पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर विधानसभा क्षेत्र से आमदार के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के विधानसभा चुनाव में अल्प मतों से उनकी हार हुई, लेकिन हताश न होकर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क जारी रखा और जनता के कार्य करते रहे। इसी कारण भाजपा ने उन्हें लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है और वे दूसरी बार आमदार के रूप में निर्वाचित हुए। उनकी लोकप्रियता और बढ़ने के कारण उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने मतदार संघ के देवरी ग्रामीण अस्पताल में बहनों के लिए सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। नागपुर स्थित शालिनीताई दत्ता मेघे अस्पताल की ओर से मोतियाबिंद और आंखों के अन्य रोगों के मरीजों की मुफ्त सर्जरी की जाएगी, ऐसी जानकारी विधायक संजय पुराम ने दी। दिव्यांग बंधुओं को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिलने से उन्होंने आमदार संजय पुराम का आभार व्यक्त किया। मला सायकल भेटलेली आहे। माझ्या आमदार करणं शुभेच्छा। वाढदिवसाच्या निमित्ताने मला माणसाला सायकल भेटलेली आहे।
उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने साइकिल नहीं थी तो मेरे को चलने के लिए परेशानी हो रही थी, मैं कहीं जा नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था। अभी साइकिल मिलेंगे तो कहीं भी जा सकता हूँ। लोगों की मदद पहले कर करके थक गया था, अभी अपने दम पर जाऊँगा मैं। आगे भी तहसील के मतदाताओं के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, ऐसी गारंटी आमदार संजय पुराम ने दी। उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए उनके समर्थकों ने बड़ी भीड़ लगाई और इस अवसर पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने दरवर्षीच आपण नेत्र तपासणी, मोफत चष्मे वाटप, रक्त तपासणी आपण दरवर्षी करतो, परंतु यावर्षी 2024 मध्ये सविता पुराम यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण विधानसभेमध्ये 2 कार्यक्रम झाले। 6 ऑगस्टला नेत्र तपासणी आणि चष्मे वाटप, 7 ऑगस्टला माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं रक्तदान शिबिर आणि संपूर्ण बॉडी चेकअप, ECG द्वारे हार्ट असेल, किडनीचा प्रॉब्लेम असेल किंवा इतर दुर्धर आजार असेल त्यावर या ठिकाणी उपचार झालेला आहे। माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने जवळपास 500 रुग्णांची तपासणी झाली आहे। त्यापैकी हार्ट, किडनीचे आजार असलेले जवळपास 150 रुग्ण आढळलेले आहेत। 10 तारखेला त्या 150 रुग्णांना शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल नाकाडोंगरी या ठिकाणी त्यांना हलवण्यात येईल आणि त्या ठिकाणी मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येईल। त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघात मध्ये जे अपंग लोक आहेत, जे पायानं चालू शकत नाही, अशांना ही सायकल देखील माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं देण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे देवरी RH ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी देखील वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी सोनोग्राफी महिलांसाठी आजच उद्घाटन झालेलं आहे आणि ते देखील सतत हॉस्पिटलमध्ये सेवामध्ये महिलांच्या देण्यात आलेलं आहे। आणि आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने वृक्षारोपण देखील करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे गौमातेला आज त्यांना गवत देऊन त्यांचा त्या ठिकाणी पूजन देखील करणार आहे। नमस्कार, मी सविता संजय पुराम, माजी महिला बाल कल्याण सभापती, जिल्हा परिषद गोंदिया। मी दरवर्षी हे आमदार संजय पुराम यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन करते। यावेळेस महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं, यात अनेक लोक सहभागी झाले। आमचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडी, त्याच पद्धतीने संजय पुराम फॅन्स क्लब आणि इतर कार्यकर्त्यांनी सर्वांनी मदत करून हा कार्यक्रम यशस्वी केलेला आहे। दरवर्षी अशा कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही करू। आज रक्तदान शिबिरमध्ये साधारणतः 100 पर्यंत आकडा गेलेला आहे। लाईट गेल्यामुळे थोडं कमी झालं आणि दरवर्षीच असं कार्यक्रम आम्ही यासाठी करतो की आमचा वाढदिवस आमच्यापुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्याचं त्यात भलं व्हावं, त्यांचा उपचार व्हावा, त्यांचा इलाज व्हावा, हा सुद्धा यामागचा उद्देश आहे आणि दरवर्षी आपण असा कार्यक्रम करणार आहोत। धन्यवाद। आगामी त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भंडारा पुलिस ने जिले के कई आरोपियों के तड़ीपार की कार्रवाई की। भंडारा जिले के वर्ठी पुलिस स्टेशन थाने के तहत पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले वर्ठी के हनुमानवाड़ निवासी मुकेश शंकर कोपारकर उम्र 30 वर्ष, सुभाषवाड़ निवासी अक्षित भीमराव भिवगड़े उम्र 30 वर्ष, मारपीट कर आतंक फैलाने वाले वर्ठी के नेहरूवाड़ निवासी जयेश राजू गजबिये उम्र 25 वर्ष को तड़ीपार करने के आदेश दिए। तुमसर पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी आजादवाड़ निवासी महेश बाबूराव ठाकरे उम्र 32 वर्ष, तुमसर तहसील के पचारा निवासी रामदयाल खेबडू वधारे उम्र 58 वर्ष, मीटेवानी निवासी संजय राधेश्याम मासुलकर उम्र 49 वर्ष, तिलकवाड़ निवासी आयुष राजू लिल्हारे उम्र 27 वर्ष, सभी को वर्ठी और तुमसर पुलिस स्टेशन के थानेदार ने आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके रिपोर्ट बनाकर जिला पुलिस अधीक्षक को सौंप दिए। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में विभागीय दंडाधिकारी तुमसर ने उनकी आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एवं जिले में आगामी त्योहार में शांति बनाए रखने के लिए जिले से तड़ीपार करने के आदेश जारी किए। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर तुमसर एवं वर्ठी पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे, पुलिस नायक अंकुश पुराम ने की है।
महाराष्ट्र राज्य के शालेय शिक्षण और क्रीड़ा विभाग के मंत्री दादा भुसे भंडारा गोंदिया दौरे पर थे। इस अवसर पर विश्राम गृह भंडारा में भाजपा शिक्षक आघाड़ी भंडारा तथा जनता शिक्षक महासंघ की ओर से मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया तथा विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्री भूसे ने प्रतिनिधियों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रमुख मांगे 15 मार्च 2024 को शालेय शिक्षण और क्रीड़ा विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय अनुसार संच मान्यता के संशोधित निकष रद्द किए जाए। जिला परिषद भंडारा में माध्यमिक शिक्षण अधिकारी एवं प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए। लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय भंडारा और जकादर विद्यालय भंडारा में महाराष्ट्र शिक्षा सेवा वर्ग 2 के अंतर्गत मुख्याध्यापक नियुक्त की जाए। पवित्र पोर्टल फेज 2 के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को मुलाकात के लिए बुलाया गया उनकी संख्या बहुत ही कम रही है, अतः फेज 3 शीघ्र प्रारंभ किया जाए जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो। शिक्षण संचालक द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती को लेकर 28 मई 2025 को जारी किया गया पत्र तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाए। उक्त विषयों पर मंत्री से गंभीर चर्चा हुई और उन्होंने ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करने और सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने 6 अगस्त को गणेशपुर स्थित जिला परिषद डिजिटल पब्लिक स्कूल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने शाला को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे के कार्य की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई। यह स्कूल शैक्षिक सत्र 2021-22 में 0 छात्र संख्या के कारण बंद हो गई थी, लेकिन ग्रामीणों, पंचायत समिति, शिक्षा विभाग और जन प्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों से इसे फिर से शुरू करने का संकल्प लिया गया। 12 अप्रैल 2023 को स्कूल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में यह स्कूल पुनः शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से एक समर्पित शिक्षकों की टीम गठित की गई, जिसमें ईश्वर निकुड़े, रजनी भुंगाड़े, संतोष चौहान, नरेंद्र चौधरी और शुद्धोधन बोरकर को नियुक्त किया गया। इस टीम ने घर घर जाकर पालकों से संवाद किया, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आश्वासन दिया और ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि जगाई। जिला परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे ने 2 वर्षों में जिला परिषद से 31 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई। वहीं पंचायत समिति सदस्य की ओर से 5 लाख रुपए का विकास कार्य के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। इन सामूहिक प्रयासों से पहले वर्ष में 50, दूसरे वर्ष में 80 और अब तीसरे वर्ष में छात्र संख्या 100 से अधिक हो गई है। भंडारा जिले के परसोड़ी जवाहरनगर निवासी 14 वर्षीय रूपम संजय हटवार को लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए मुख्यमंत्री सहायता निधि और धर्मदाय रुग्णालय मदद कक्ष जिला कक्ष भंडारा की ओर से कुल 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। रूपम का इलाज नागपुर के न्यू इरा हॉस्पिटल में हुआ, जहां सफल लीवर ट्रांसप्लांट के बाद 10 दिन के उपचार उपरांत उसे डिस्चार्ज दे दिया गया। रूपम के पिता संजय हटवार ने 19 जून 2025 को जिला कक्ष में आकर बताया था कि उनके पुत्र का उपचार जारी है और सर्जरी के लिए लगभग 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस पर संबंधित कागजात पूर्ण कर प्रस्ताव सचिवालय नागपुर भेजा गया। जिलाधिकारी ने सनफ्लेक्स स्टील कंपनी भंडारा के अधिकारियों से संपर्क कर CSR फंड से मदद का अनुरोध किया। कंपनी ने 2.5 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की, जबकि 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से मिले। इस आर्थिक सहयोग से रूपम का जीवन बचाया जा सका। परिवार ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और सनफ्लेक्स स्टील कंपनी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली मदद ने उनके बेटे को नया जीवन दिया है और यह संवेदनशीलता समाज के लिए प्रेरणादायक है।